तो आप सबने जब से ही मून नाइट सीरीज को स्टार्ट किया होगा तो आपके दिल में एक ही सवाल होगा कि आखिरकार ये इजिप्शियन गॉड्स कौन हैं और उन सबसे बड़ा आखिरकार ये खॉन्शू कौन है जिसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो अपने अवतार्स को हीलिंग पावर्स दे सकता है। वो चाहे तो पूरे के पूरे स्टार्स की पोजीशंस पहले ले जा सकता है, इन सॉर्ट ऑफ अ वे वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और इस तरह के हमने काफ़ी कुछ गजब किस्म के फीट्स उसको करते हुए देखे। तो आपके दिल में ये सवाल तो आया ही होगा कि ये इजिप्शियन गॉड्स और ये खॉन्शू आखिरकार है कौन। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिरकार ये खॉन्शू कौन है और किस तरीके से सारे के सारे इजिप्शियन गॉड्स एमसीयू के अंदर एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस होने वाला है वो खॉन्शू के कैरेक्टर के ऊपर होगा, जहाँ पे मैं आपको मिथोलॉजी और कॉमिक्स दोनों से खॉन्शू का ओरिजिन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खॉन्शू को मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉड ऑफ द मून बताया जाता है, गॉड ऑफ द वेंजेंस बताया जाता है और शेपर्ड ऑफ द लॉस्ट बताया जाता है। इसके अलावा इसको काफ़ी बार कॉमिक्स में जो डिस्क्राइब किया गया है खॉन्शू को, वो ग्रेटेस्ट गॉड्स ऑफ द ग्रेट गॉड्स के नाम से भी किया गया है। यानी कि देखा जाए तो खॉन्शू को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड समझा जाता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। खॉन्शू जो है वो अपने आप को बेसिकली मून के साथ सिंबलाइज इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो सारी की सारी पावर्स आती हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि मून के साथ ही आती हैं। खॉन्शू बेसिकली गॉड ऑफ द मून है। जिस तरह हर चीज़ का एक अलग अलग गॉड होता है, जिस तरह थॉर जो है वो गॉड ऑफ द थंडर है, इसी तरह खॉन्शू जो है वो बेसिकली गॉड ऑफ द मून है। अगर हम इसकी फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो मून नाइट का जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो बेसिकली 1980 के अगस्त के अंदर हुआ था और उसको सबसे पहला अपीयरेंस जो हुआ था मून नाइट के इशू नंबर 1 के अंदर हुआ था, जहां पे हमें मार्क स्पेक्टर और खॉन्शू दोनों का ही ओरिजिन देखने को मिला था। अब अगर हम खॉन्शू के बारे में बात करें मिथोलॉजी के अंदर से, तो बेसिकली जैसा कि आप जानते होंगे कि खॉन्शू जो है वो इजिप्शियन मिथोलॉजी से बिलोंग करता है। तो उसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली बताया जाता है कि किस तरीके से ये एक पावरफुल गॉड अमन रॉ और उसकी जो मदर थी वो एम्यूनेट थी, जो कि गॉडेस ऑफ एयर मानी जाती हैं। इन दोनों के मिलाप से यानी कि इन दोनों की शादी होने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ था वो खॉन्शू पैदा हुआ था और इसलिए खॉन्शू जो है ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है क्योंकि उसके दोनों ही माँ बाप गॉड्स हैं और इसलिए खॉन्शू भी जो है वो एक पूरी तरीके से गॉड है। अब खॉन्शू को जो है इजिप्शियन मिथोलॉजी के अंदर खॉन्शू के नाम से नहीं बल्कि कॉन्सू के नाम से बुलाया जाता है और चॉन्सू या केन्सू इसकी अलग अलग स्पेलिंग्स है, जिसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, इस नाम से बुलाया जाता है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में इसके नाम को खॉन्शू करके बुलाया गया है और कहीं कहीं माना जाता है कि इजिप्शियन मिथोलॉजी के अंदर कुछ कुछ जगहों पर खॉन्शू भी इस्तेमाल किया गया है। अगर हम खॉन्शू की पर्सनैलिटी की बात करें तो खॉन्शू का जो दिमाग है वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर उसको अपने मतलब की कोई चीज़ ना मिले तो वो एक पूरा का पूरा टेंट्रम शुरू कर देता है। मतलब सारे के सारे हथियार डाल देकर बोलेगा कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, और वो हर जगह जो अपना रोना डालना शुरू कर देता है। और यही सारी की सारी चीज़ें हमने मून नाइट के एपिसोड्स के अंदर भी देखी कि किस तरीके से वो मार्क स्पेक्टर के पीछे लगा रहता है अपनी चीज़ों को करवाने के लिए। यानी कि ये बहुत ही जिद्दी किस्म का कोई गॉड है और यही एक सबसे बड़ी वजह कि दूसरे इजिप्शियन गॉड जो हैं वो इसको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते हैं, इसको दूर ही रखते हैं क्योंकि ये जो एक बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हरकतें करता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और अपने अवतार को अब्यूज़ करने पर भी उतर आता है। और यही सारी की सारी चीज़ों की वजह से इसको हमने देखा कि मून नाइट सीरीज़ के अंदर से भी बैनिश किया गया था और सारे के सारे गॉड से बातचीत नहीं करते थे, गॉड्स के दरमियान इसकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो ये सब इसके कैरेक्टर की वजह से है। और जैसा कि खॉन्शू को मैंने बताया कि वो एक गॉड है तो थोड़ी सी उसके रिश्तेदारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि मोंटो नाम को जो एक गॉड है वो उसका भाई है और पॉसिबली बेस और पता जो है वो भी उसके भाई हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये दो गॉड जो हैं इसके भाई भी हो सकते हैं या फिर इसके हाफ ब्रदर भी हो सकते हैं। इसके अंदर से एक बेस्ट और सिकमेत। अब गॉडेस बेस्ट जो है वो बेसिकली वही वाला गॉड है जो कि हम ब्लैक पैंथर मूवीज़ के अंदर जो कि ब्लैक पैंथर को अपनी पावर्स के जरिए ब्लेस करता है और उनको ज़बरदस्त किस्म की पावर्स प्रोवाइड करता है। अब हमने इसके ओरिजिन और कैरेक्टर और फर्स्ट अपीयरेंस के ऊपर तो बात कर ही ली है और थोड़ी बहुत मिथोलॉजी के ऊपर भी नजर डाल ली। लेकिन अगर हम मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर अभी हमें रिसेंट स्टोरीज में बताया गया था कि किस तरीके से खॉन्शू जो है 1 बिलियन ईयर्स अगो पहले जब अवेंजर्स की टीम को अर्थ के ऊपर बनाया गया था तो तब भी वो बेसिकली उस अवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनना चाहता था अपने एक आदमी को चूज करके उसको अवतार बना के। लेकिन उस वक्त के जो अवेंजर्स थे उन्होंने मून नाइट को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था अपनी इस टीम में आने से। तो उसके बाद से ही खॉन्शू की काफ़ी ज़्यादा इस बात के ऊपर हट गई थी कि अवेंजर्स ने उसको अवेंजर्स की टीम में आने का मौका नहीं दिया और तभी उसने जो है बेसिकली केव मैन को अपनी सारी की सारी पावर सौंप के अर्थ के ऊपर होने वाला सबसे पहला मून नाइट का अवतार बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था। और क्योंकि वो एक केव मैन था तो उसका मुकाबला जो है बेसिकली अवेंजर्स के साथ भी हुआ था क्योंकि खॉन्शू अपनी भड़ास निकालना चाहता था। लेकिन इसी तरह अगर हम ओवर द ईयर्स बात करें तो खॉन्शू ने यहाँ पे जो है बिल्कुल भी हार नहीं मानी है। उसने अपने अवतार्स को बहुत अलग अलग तरीके से चूज करा है क्योंकि ये सारे के सारे जो इजिप्शियन गॉड्स हैं ये एक अलग रेम के अंदर रहते हैं, जिसको सेलेस्टियल हीलियोपोलिस के रेम बताया जाता है, जहाँ पे ये सारे के सारे इजिप्शियन गॉड्स रहते हैं। और बताया इस तरह जाता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर और हमने मून नाइट के अंदर भी देखा कि किस तरीके से ये जो गॉड्स है डायरेक्टली जो है हमारे अर्थ के ऊपर सारे के सारे काम नहीं करते हैं बल्कि ये अपने अपने अवतार को चूज करते हैं और उनके जरिए अपना सारा का सारा काम कराते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही मून नाइट ने अपना पहला अवतार बना दिया था, तो उसके बाद जो उसके दूसरे अवतार थे वो हर एक जो है टाइम पीरियड के अंदर मौजूद थे। हम यहाँ पे ग्रीक की बात कर ले, हम यहाँ पे रोमन पीरियड की बात कर ले, हम यहाँ पे बड़े बड़े एम्पायर्स की बात कर लें, हम ब्रिटिश एम्पायर की बात कर लें, हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर लें, वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर लें। हर एक टाइम के अंदर जो है बेसिकली खॉन्शू ने अपने एक अवतार को चूज़ किया था जो कि उसके काम को यहाँ पे सर अंजाम दे रहा था। और मार्क स्पेक्टर
कैरेक्टर की अगर बात की जाए जिसको हमने कॉमिक्स में सबसे पहला अवतार देखा था, वो तो दरअसल उसका बहुत ही आगे जाके अवतार बनता है। उससे पहले खॉन्शू ने जो है अपने काफ़ी ज़्यादा अवतार को बनाया हुआ है और उनसे ठीक वैसा ही वो काम लिया करता था जिस तरह वो यहाँ पे मून नाइट से लेता है। तो आप लोगों का सवाल होगा कि आखिरकार खॉन्शू ने मून नाइट को बनाया ही क्यों। तो खॉन्शू या जो दूसरे इजिप्शियन गॉड्स हैं वो बेसिकली हमेशा एक दूसरे से टसल के अंदर लगे रहते हैं, एक दूसरे को हराने की, नीचे दिखाने की कोशिशें करते हैं, और वो ये सब लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं क्योंकि वो गॉड्स हैं। तो वो अपने अवतार्स को चुनते हैं और उनके जरिए अपने काम करवाते हैं, अपने मकसद को पूरा करवाते हैं। और इसी तरह मार्वल कॉमिक्स के अंदर बेसिकली खॉन्शू की जो सबसे ज़्यादा लड़ाई रहती है वो हॉरस के साथ रहती है, जो कि गॉड ऑफ द सन माना जाता है, जो कि मून और सन आप समझ सकते हैं ना कि बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसी तरह हमने देखा है कि हमें कॉमिक्स में ये बताया गया कि जितनी बार भी खॉन्शू का मुकाबला हॉरस से या दूसरे किसी भी गॉड से हुआ है, हर बार खॉन्शू ने दूसरे गॉड्स को हराया है। तो यही बात हमें प्रूफ करती थी कि किस तरीके से खॉन्शू जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड है। और जिस तरीके से खॉन्शू को मार्वल कॉमिक्स के अंदर बताया जाता है गॉड ऑफ द नाइट या गॉड ऑफ द मून, इसी के अलावा रिसेंट स्टोरीज के अंदर इस बात को भी स्टैब्लिश किया गया था कि खॉन्शू जो है वो गॉड ऑफ द टाइम भी है। और शायद इसी वजह से हमने जो एपिसोड 3 के अंदर पूरी सीक्वेंस देखी कि खॉन्शू सारे के सारे स्टार्स को 2000 साल पहले पीछे ले जाता है, वो इसलिए ले जाता है क्योंकि खॉन्शू के पास टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स भी मौजूद हैं। अगर हम खॉन्शू की पावर्स की बात करें तो खॉन्शू को देख के जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि वो एक लिटरली गॉड है। तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इमोर्टलिटी जैसी नॉर्मल पावर्स तो मौजूद है ही। अगर हम वेपन्स की बात करें तो यहाँ पे खॉन्शू किसी भी किस्म का कोई भी वेपन कभी इस्तेमाल करते हुए हमें नहीं दिखा है। हाँ, जो उसके अवतार है यानी कि मून नाइट, वो अपने अलग अलग वेपन्स को जरूर इस्तेमाल करते हैं जो कि उसको खॉन्शू की तरफ से दिए जाते हैं। इसी के अलावा खॉन्शू जिस किसी भी अपने अवतार को चुनता है वो उसको मुकम्मल तौर पे इमोर्टल बना सकता है। उस आदमी का मरना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि सबसे पहली बात उसके पास इनक्रेडिबल हीलिंग आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी तरीके से वो मर भी जाता है तो खॉन्शू उसको दोबारा से रिजरेक्ट कर सकता है, क्योंकि खॉन्शू की जो सबसे बड़ी पावर है वो यही है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा कर सकता है। और मार्क स्पेक्टर की स्टोरी के अंदर जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसको वो रिजरेक्ट करता है और उसके बाद ही वो उसको जो है मून नाइट बनाता है, और तभी सारे के सारे कांड जो है मून नाइट वाले हमारे पास शुरू होते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला जो गॉड खॉन्शू है वो काफी ज्यादा पावरफुल गॉड है, लेकिन जो उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर है वो उसको काफी ज्यादा जो है एक अंडररेटेड गॉड बना देता है। कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मून नाइट सीरीज के अंदर खॉन्शू के कैरेक्टर को काफी अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है, और मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पूरे के पूरे सीजन के फिनाले के लिए कि किस तरीके से खॉन्शू और दूसरे इजिप्शियन गॉड्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है एमसीयू के अंदर। और मैं यहाँ पे सिर्फ खॉन्शू नहीं बल्कि बाकी और दूसरे गॉड्स को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमें यहाँ पे गॉडेस तौरेत तो नजर आई है एपिसोड 4 के अंदर, लेकिन अभी और भी गॉड्स का आना बाकी है। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको खॉन्शू के हवाले से कुछ नए फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि कॉमिक्स में मैंने आपके साथ शेयर करी है तो कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप जो है इजिप्शियन गॉड्स की मिथोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के शेयर कर सकता हूँ कि कौन कौन से इजिप्शियन गॉड्स हैं, कौन कौन कब आया और उसका बेटा कौन है और किस तरीके से सारा का सारा फैमिली ट्री चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो मैं इस वीडियो के ऊपर रिसर्च करके आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस तरह का ऑसम कंटेंट चैनल पर एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज पीटर, अगर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।